चल ऐसे ऊपर से देखो, ये तो मुझे पता है कि ये परफेक्ट आ रहा है। फोकस का देख, बस फोकस फोकस सही है वो मैं क्या आ रहा है ना। तो 5 ही पॉइंट थे, 2 पॉइंट हो गया ज़्यादा मैं काटूंगी वीडियो, मैं जैसी होती है वैसे काट देती हूँ और क्या। चलो चलो लेट्स गो। ये आपका मैंने टेस्ट लिया था 29 नवंबर को। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ रिटायरमेंट। इसके अंदर सिर्फ 2 MCQs आपके फालतू हैं, नहीं तो पूरा आपका जैसा वेटेज आता है ना पेपर में वैसे ही, क्योंकि मैंने और वाले भी साथ साथ दे दिए थे। पहला वाला आपका कहता है ए शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट 4 रुपीज़ प्रीमियम आउट ऑफ विच ₹7 इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम वॉज कॉल्ड अप। ठीक है, ये कॉल्ड अप है एंड पेड अप भी इतना ही है। द अनकॉल्ड कैपिटल विल बी, कितने रुपए पर शेयर होगा? 4 रुपीज़ पर शेयर, बिल्कुल सही है। तो ये तो देखो नॉर्मल सी चीज़ है, 3 रुपये इसमें प्रीमियम का है, इसमें 1 इंक्लूड है तो 6 रुपये हुआ, 10 में से 6 हटा दो 4 रुपये। अब इसने शेयर कैपिटल पूछा था, इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं पूछा था, तो 4 रुपये। ठीक है, सेकंड था वाइल इश्यूइंग दैस टाइप ऑफ डिबेंचर कंपनी डजंट गिव any undertaking for the repayment of money borrowed by issuing such a debenture। सिक्योर्ड डिबेंचर नहीं, इसमें आएगा नॉन रिडीमेबल डिबेंचर। मैंने लॉजिक लगाया। लॉजिक इसमें कुछ नहीं लगेगा, ये आपका प्रॉपर जो आप पढ़ोगे ना थ्योरिकल पार्ट पढ़ोगे तो आपको उसमें पता चलेगा। आप लॉजिक लगा के भी कुछ नहीं कर सकते इस वाले में। इसका तुमने तुक्का लगाया। doesn't give एनी अंडरटेकिंग, any undertaking for the repayment of money borrowed। भाई डजेंट गिव एनी अंडरटेकिंग, वो अपनी कोई भी स्टेटमेंट नहीं देती है उसको रीपेमेंट ये करने के स्टेटमेंट बारे होता में। है अंडरटेकिंग का। अंडरटेकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को से सहमत होना या वो चीज़ अपनी प्रॉपर दे देना कि नहीं हम इसको 5 साल बाद 6 साल बाद इसको पेमेंट करेंगे, ऐसा कोई जुबान हो गई। हाँ वो नहीं देती है। ठीक है, तो नॉन रिडीमेबल डिबेंचर होते हैं। देखो इसमें तो साफ लिखा नॉन रिडीमेबल, जो रिडीम होंगे ही नहीं। आगे आता है आपका सावित्री लिमिटेड इश्यूड 50,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। देखिए रेट ऑफ प्रीमियम हमें इन्होंने नहीं दिया है, एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, लेकिन रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम पे, मतलब हमें लॉस हो रहा है 10% का। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अब जब आप राइट ऑफ करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, आपकी जर्नल एंट्री कैसे होती है वो वाली बताओ मुझे, डिबेंचर वाली, रिडीम करने की डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बिल्कुल सही। तो अब इसने क्या किया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में क्या आएगा, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में तो वो पूरी अमाउंट आती है ना कि अगर अब, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इशू कितने में किया है, प्रीमियम में किया है, तो मतलब डिस्काउंट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब लॉस नहीं होगा, तो लॉस की अमाउंट सिर्फ प्रीमियम वाली अमाउंट होगी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L वॉज डेबिटेड विद 2 लाख, और इन्होंने कह भी दिया जब आप राइट ऑफ कर रहे हो तो स्टेटमेंट ऑफ P&L को आपने 2 लाख से करा है, तो पहले ये देख लीजिए कि जो आपने प्रीमियम पे इशू किया है वो अमाउंट कितनी है। अरे 50,000 का इंटू 100 करोगे 5 लाख या 50 लाख? 5 लाख 6 जीरो होंगी भाई, 4 और 2 6 है 50 लाख। 50 लाख का 10% प्रीमियम कितना हो गया, 5 लाख। और स्टेटमेंट ऑफ P&L में आप कितना लेके गए, 2 लाख, मतलब लॉस ऑन प्रीमियम कितना हुआ टोटल। यही तो मैं आपसे कह रहा था पेपर। आप राइट ऑफ कितना करते हो, राइट ऑफ कितना करते हैं, जितना हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का। बाकी आपने SP अकाउंट से ले लिया होगा, कहने का मतलब तो यही है ना। पर मम्मी मैंने आपसे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पूछा था कि अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं उसमें अगर SP आता है तो हम उसको नहीं यूज करते, अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दे रखा होता है तो यूज करते हैं राइट ऑफ करने के लिए SP। अब इसने पूछा क्या है ना, एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिवेंचर वर इशूड, तो वो जो प्रीमियम है वो किस अकाउंट में जाएगा, SP अकाउंट में जाएगा। आप मेरी बात नहीं समझे, मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ श्रेया, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ स्टेटमेंट ऑफ P&L में 2 लाख गए, इसका मतलब टोटल 5 लाख का लॉस था। 5 लाख का लॉस था, 2 लाख गया तो 3 लाख तो सिक्योरिटी ये समझ गया, 3 लाख वाला SP में गया, SP से गया,
भाई वो एसपी तो क्वेश्चन में देना होना चाहिए ना, क्वेश्चन वाला हमने राइट ऑफ नहीं करते। यार एट व्हाट प्रीमियम, प्रीमियम की अमाउंट आप कहाँ लेके जाते हो? राइट ऑफ की बात नहीं कर रही मैं, एसपी अकाउंट में कितना बैलेंस जाएगा इस बार? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में 2 लाख गया टोटल लॉस, टोटल लॉस आपका 5 लाख का हो रहा है ना। 5 लाख में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कितना गया? 2 लाख। इसका मतलब बाकी जो आपने 3 लाख रुपए कंपनसेट किया होगा एसपी अकाउंट से किया होगा। एसपी अकाउंट में कौन सा जाता है? प्रीमियम वाला अमाउंट ही तो जाता है। तो इसका मतलब आपका जो प्रीमियम हो गया वो 3 लाख का हो गया। कैसे हो गया 3 लाख का प्रीमियम? हम जनरल एंट्री करके दिखाते हैं। चला गया 3 लाख। दो स्टेटमेंट में चला गया। भाई टोटल लॉस कितने का हुआ है आपको? तो इसका मतलब प्रीमियम टोटल लॉस कितने का हुआ है? 5 लाख का। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कितना अमाउंट गया है? 2 लाख का। इसका मतलब आपने कंपनसेट प्रीमियम से एसपी अकाउंट से किया होगा, तो बाकी का 3 लाख। एसपी में कितना होगा? 3 लाख। भाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में तो हम वही ले जाते हैं ना जो बचा हुआ रहता है। तो अगर हमने प्रीमियम पे इशू करा है तो हमारे प्रीमियम में कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगा। हमें एट द टाइम ऑफ, इसने बोला है ना एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, तो पहले हम उसकी अमाउंट निकालेंगे प्रीमियम की, तभी तो उसका रेट निकालेंगे। तो प्रीमियम की अमाउंट कितनी हो गई? 3 लाख। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 लाख अपॉन में 5 लाख इंटू 100। थोड़ा ये बता दो, ये वाला जब जनरल एंट्री हम करते हैं इसमें ये दोनों डेबिट है, ठीक है? एक मिनट इसको तो पहले कर दूँ। ठीक है, कर दो। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? इस 0 से ये 0 कट गई, 60% आ रहा है। 60% है। नहीं टोटल अमाउंट से निकालेंगे ना। अच्छा ये तो टोटल से निकलेगा ना, 50 लाख, सॉरी 50 लाख। तो 50 लाख में 1 0 बचेगी, ये कट जाएगा, 6% इसका आंसर होगा। अब मेरे को नहीं जो परसेंटेज, तो प्रीमियम की परसेंटेज तो टोटल अमाउंट से निकलेगी ना। देखो परसेंटेज कैसे निकलती है? जितनी आपकी वो अमाउंट है वो अपॉन में टोटल इंटू 100। तो टोटल तो 50 लाख है ना, 5 लाख नहीं है। 3 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100। बात समझ में आई? आप पूछो क्या पूछ रहे थे? जब हम अगर इसकी जनरल एंट्री करते हैं, अब हम इसकी? लिख रहा मैं इसी की। हाँ ठीक है। तो जब हमारा इसमें करते हैं, जैसे हम पहले क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, हाँ। लॉस ऑन इशू में सिर्फ ये वाला अमाउंट आएगा, है ना? हाँ क्योंकि प्रीमियम का नहीं है। हाँ ठीक है। और ये एसपी का आ गया, तो ये आप कहना चाह रहे हो ये एसपी हम इधर लेके गए। हाँ पर मैम ऐसा तो बुक में लिखा हुआ है कि इसको नहीं यूज करते हैं। इसको नहीं यूज करते हैं। क्वेश्चन जब क्वेश्चन में हमारा आता है ना, आप देखो यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है राइट ऑफ करने के व्हेन एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ। तो मतलब हमारे प्रीमियम में अभी जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, तो हमारे प्रीमियम में 3 लाख 2 लाख रुपए तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ले लिए। भाई टोटल प्रीमियम कितना है? 5 लाख का है, ठीक है। और यहाँ आप लिख दो टोटल प्रीमियम 5 लाख का, लॉस आपको 5 लाख का है, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी का 3 लाख हमारे प्रीमियम अकाउंट में होगा। तो मैम बुक में मैंने जितना किया ना उसमें तो ऐसा नहीं बेटा होगा। जब आपने जो बुक में पढ़ा था ना वो है कि जब आपको उसका बैलेंस गिवन हो। इस क्वेश्चन में जो प्रीमियम की अमाउंट होगी, एसपी की अमाउंट आप कहाँ लेके जाएंगे? मैम ये तो क्या हमारे कैपिटल यार ये सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का ही बैलेंस है ना एक तरह से हमारा। नहीं होता मैम। क्यों नहीं होता भाई? मैम मैंने बहुत बार किया है। आप मेरे को कहीं भी पढ़ा लिखा दे दिखा दो ये। मैम ढूंढता हूँ मैम। मैंने सच्ची में आपसे भी पूछा था ये। भाई देखो मैंने फिर आपसे ही कहा है, आप मेरी बात सुनो। ये जब आपने वो क्वेश्चन आप कर रहे थे ना, वहाँ पे आपको एसपी का बैलेंस गिवन होता था कि आपके एसपी अकाउंट में इतना बैलेंस है। वो क्वेश्चन वो थे। मैंने पूछा था आपसे, अगर नहीं गिवन होगा, हमारा क्वेश्चन में अराइज हो रहा है, तो हम उसको नहीं यूज करेंगे। कर सकते हैं। मैम गलत बताते हैं, देख रहा हूँ मैं, आप नेक्स्ट बता दो बाद में। आप इसको देखना, परसेंटेज इस तरह से निकालने के लिए इसने कहीं भी ऐसा कहा नहीं है कि हम उस प्रीमियम को रिजर्व एंड सरप्लस में लेके जा रहे हैं या उसको कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल कह रखा है कि एक सर्टेन अमाउंट से हमने किया और रिडीम किया उसको इतने में, तो जो एसपी अकाउंट में गया है पैसा वो निकालो, उसकी परसेंटेज ही पूछ रहे हैं, ठीक है। अगला 6% कैसा है, पर ये होना नहीं चाहिए मेरा, ये क्यों नहीं होना चाहिए? मैम मैंने किया है क्वेश्चन है कैसा, एक नहीं मैंने बहुत सारे करा, मैंने पूछा भी है। ये पता है क्या होता है, जब डीके और टीएस पढ़ते हो ना, तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट। देखो सिचुएशन मैंने पहले भी कहा है, हो सकता है जब वो क्वेश्चन आप मेरे पास लेके आए थे, वो मुझे भी याद है, जो आप क्वेश्चन मेरे पास लेके आए थे उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि एसपी अकाउंट में इतना बैलेंस है। वो मैंने खुद ही ये आपको उसमें बोल के बताया था कि कैटेगरी सिचुएशन ये हो सकती है। याद है मेरे को। तो वो ऐसा क्वेश्चन अभी तक करा ही नहीं था जिसमें इस तरह की बात करी गई हो। मैंने किया था मैम, मैंने पूछा भी था, मैंने क्लास वाली टीचर से भी पूछा था, उन्होंने भी कहा था नहीं होता। आपने बेटा ये बात नहीं मेरे से पूछी, आपने मेरे से डायरेक्टली पूछा था कि मैम मैं इसमें एक बार वापस चेक कर लूँगा। आप एक बार चेक करो, चेक कर कई बार क्या होता है ना कि जो सिचुएशन वहाँ लिखी होती है
हो सकता है ये सिचुएशन ना हो, लेकिन मैं इसमें 100% श्योर हूँ कि अगर एसपी में पैसा है और रिडीम हम कर रहे हैं और रिडीम का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में है और हमसे रेट ऑफ प्रीमियम पूछी है, तो इसका मतलब हम यही यहाँ पे अंडरस्टूड करेंगे कि 5 लाख का टोटल हमारा लॉस हो रहा था, 2 लाख हमारे अकाउंट में मैंने उसके डेबिट है। याद है, मैं क्योंकि मैंने आपसे बोला था आप एक बार चेक कर लो, आपने कहा ठीक है, फिर मैं इसी बात को कहना चाहता पर मैंने बोला नहीं था क्योंकि ये लोग कर रहे थे ना पेपर। हो सकता है, हाँ, तो भाई ये कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। दुर्गा लिमिटेड इश्यूड 80,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट एंड इसमें भी वही दिया हुआ है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट प्लस होगा एंड वेयर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम एग्जिस्टिंग बैलेंस। अब देखो यहाँ पे एसपी का बैलेंस दे दिया। अब मेरे दोनों क्वेश्चन देने का रीज़न ही यही था। इस वाले में मैंने आपको कोई बैलेंस नहीं दिया है एसपी का। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि एसपी बिफोर इशूइंग ऑफ दीज डिबेंचर वाज ₹25 लाख, ठीक है। एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर द बैलेंस इन द एसपी वाज 5 लाख। तो इसका मतलब आपने कितना लॉस राइट ऑफ किया? 20 लाख का, ठीक है। 20% हम 80,000 का निकालेंगे। 80,000 है 80 लाख का, 80,000 20% इंटू 100 भी करेगा फिर 80 लाख 80 लाख का 20% निकालोगे 16 लाख आ गया। 16 लाख एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट विल बी द डिबेंचर अरे हमें 5 लाख माइनस करेंगे, 25 में से 20 बचा, 20 में से 16 माइनस करेंगे, 4 बचा, 4 लाख हमारा डिस्काउंट हो गया। तो 4/80 लाख इंटू 100, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 5% का डिस्काउंट। तो अब देखो ये समझ में आया नहीं आया? अब इसमें बैलेंस गिवन था, लेकिन सिचुएशन ये भी तो हो सकती है जब बैलेंस गिवन ही ना हो, तो ऐसे में आप कैसे निकालेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला एमसीक्यूज है, अटायर लिमिटेड इश्यूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, पेबल ऑफ ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। तो बैलेंस आपका कितना हो गया? ₹2 का हो गया, ठीक है। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स। अब हमें नहीं पता कि पब्लिक ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्टेड द कंपनी टू प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। बेटा सेबी की गाइडलाइन क्या कहती है कि 90% मिलना चाहिए, तो कितने के लिए अप्लाइड किया है वो कितना है? 12,000 का 90% निकाल लेते हैं। 12,000 का 90% निकालो, 10,000। 12,000 का 90% निकालेंगे तो 12,000 9,000 है शायद। 12,000 का है। अच्छा अरे नहीं, 10,800 आएगा यार। अच्छा सॉरी, 10,800 को इंटू करेंगे एप्लीकेशन मनी 3 से। तो इसमें से कौन सा अमाउंट है? 30,000 उस सबसे कम आ रहा है। तो सेबी की गाइडलाइन तो एक ही है। नहीं मुझे कंपनी। हाँ, तो कौन सी अमाउंट है? अगर वो रिसीव हुई तो कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर पाएगी। तो आप क्या करो, 12,000 का 90% निकालो, तो इशू ऑफ शेयर आ जाएगा 10,800। 10,800 को एप्लीकेशन मनी ₹3, तो 3 × 24 32,400 मतलब एटलीस्ट इतना अमाउंट मिलना चाहिए, तभी कंपनी इनसे छोटा नहीं शेयर कर इशू कर सकती है। उससे छोटा मिला तो नहीं कर सकती। तो रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि उसको रोकती है इशू करने से। तो दैट इज अमाउंट 30,000। मिलनी चाहिए जिसके बाद कंपनी। हाँ, तो 32,400 की अमाउंट है जो उसको मिलनी ही मिलनी है, तो उसके बाद ही कंपनी फर्दर कर सकती है, अदरवाइज वो कर नहीं सकती। तो वो 30,000 आएगा, ठीक है। 30,000 क्यों है? 32,400 उससे कम नहीं हो सकता। 32,400 में तो कंपनी इशू कर देगी ना। वो कह रही रिस्ट्रिक्ट करती है। रिस्ट्रिक्ट वर्ड को भी पढ़ो। ठीक है। वो बेचारी रिस्ट्रिक्ट पे तो अटक गई। चेक कर लेते हैं थोड़ा बहुत। नहीं मैं करता हूँ, कोई बात नहीं। पेपर मैं चेक कर तो दूँगी। चलो ना स्टार्टिंग में 4 क्या है ना, आप लोगों की वो भी देखनी है मुझे, है ना। तो अभी मैंने यहाँ अगर इसको ऐसे सॉल्व कर लिया, फिर चेक करने में दिक्कत नहीं लगती, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हो सकता है क्वेश्चन वहाँ कुछ और हो, मैंने लिखते हुए चेंज कर दिया हो, तो कई बार मैंने वहाँ से आंसर देख लिया, लेकिन मेरा चेक करना फिर भी ज़रूरी है, समझ गए, इसीलिए। अमय, बीना एंड चंदर आर पार्टनर इन अ फर्म विद कैपिटल बैलेंस 50,000, 70,000, 80,000 on 31st March 2022. Amay decided to retire from the firm on 31st March 2022. Calculate the amount to be paid to Amay on his retirement. अच्छा देखिए, इसमें एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व दे 7,500, तो मैंने इसमें आपको रेशो नहीं दी, तो नॉर्मल सी बात है 1/3 जाएगा। तो 2,500 रुपये तो हो गए उसके जनरल रिजर्व के, ठीक है। उस अमय का अमय हुआ है ना रिटायर, हाँ, अमय का बैलेंस है 50,000 का, ठीक है। कैपिटल में बैलेंस है 50,000 का, और 50 प्लस जनरल रिजर्व होगा 2,500 का, और गुडविल पहले से है वैल्यूड है 30,000 की, तो उसका 1/3, हाँ 30,000 10,000 आ गया,
ठीक है, फिर उसके बाद ये रिवैल्यूएशन वैल्यूड किया था 24,000 का, 8,000 8,000 इसके हो गए, तो टोटल मिला के प्लस ये 2,500, 10,500, 10,500 प्लस 10,000, 70,500। 70,500। तो टोटल इसका आंसर आया 70,500। ये तो इजी था, इसमें मेरे को नहीं लगता हाँ है। और ये है से याद आ गया, अंकल एक वो रील दिखा रहे थे, उसमें बीच बीच में अभी यही तक- आवाज आ रही थी, है अंकल यार ये क्या है, नहीं मैंने कहा एडिटिंग करते हैं बच्चे इसमें। ये 3 की तो वैल्यू आएगी और किसकी वैल्यू आएगी? रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन की डाल दी। 8,000 हाँ और गुडविल की 10,000 ठीक है और जनरल रिजर्व की 2,500 ठीक और उसकी कैपिटल भी तो है 50,000। है। कैपिटल भी ऐड करनी थी। तो तुमने, अरे कैपिटल को नहीं ऐड करेगी तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे मैंने क्या करा? कौन सा कर दिया वो बाद में देखो, कौन सा निशान लगाया। मैंने तो लगा था सी वाला किया था मैंने। ऐ बाल छोड़। मैंने क्या कर ये 375 ले कहाँ से आई है, मुझे तो वही समझ नहीं आया। अब छोड़, अब ना ढूंढे, अब तो देख लेंगे बाद में, तो टाइम जाएगा। If 10,000 share of rupees 10 each were forfeited for non-payment of final call money 3, तो final call payment नहीं की है and only 7,000 share were reissued, ठीक है, at rupees 11 per share as fully paid up, then what is the amount of maximum possible discount that company can allow at the time of reissue of the remaining 3,000 shares? अब देखो उसको 7 रुपये मिल गए, तो वो 7 रुपये मतलब 21,000 का डिस्काउंट दे सकती है मैक्सिमम। मैंने आपको बताई थी जितना पैसा मिल जाता है किसी भी शेयर पे उतना वो डिस्काउंट दे सकती है, इसमें पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर 9,000 है। किसने कहा? पता क्यों? क्योंकि 3,000 पे पूछा है। 21,000 है इसका आंसर। अरे 3,000 पे पूछा है मैम। आप समझ ही नहीं रहे फिर मेरी बात। 3,000 मैक्सिमम इंटू 7। बेट, हाँ अच्छा वो मैंने उल्टा कर दिया है नहीं। तुमने तो वो कर मैंने दिया जो उसमें मिला ही 21 नहीं, किया। उतना डिस्काउंट क्यों देगा, वो तो मिला ही नहीं ना मैंने उसको। 21 में किया, मैं अभी सोच रहा था। इसका आंसर आएगा 21,000। समझ आया। नहीं हाँ तो पूछ क्या रहा है इसमें, वही समझ नहीं आया। देखो मैं बताती हूँ इसने क्या पूछा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10,000 शेयर थे, मतलब राम कहानी पूरी उसने गा दी, बस सिंपल सी एक चीज़ थी, 2 लाइनों में ही इसका आंसर है, 2 लाइन पढ़ने की जरूरत है। एक तो 10,000 शेयर इशूड करे थे, 10 ईच था, नॉन पेमेंट थी 3 रुपये की, इसका मतलब 7 रुपये रिसीव्ड हो गए। लास्ट में वो कह रहा है कि 7,000 तो उसने रीशू कर दिए, 3,000 शेयर्स पे कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है। अब जब 7 रुपये मिले हैं तो 3,000 इंटू 7 21,000 ही डिस्काउंट दे सकता जितना है। मिले उतने डिस्काउंट कर सकते वो तो एक बात शेयर बताओ, forfeited आपके पास कोई सामान है, ठीक है, आपने पहले उसको बेच दिया, मतलब ये था कि आपने उसको 50 रुपये का था, बट पहले जब आपने उसको किराए पे दिया या बेचा, कुछ भी करो, वो आपको 40 रुपये का आपने किया, बट वो आपको रिटर्न आ गया, ठीक है, तो आपने रिटर्न की पॉलिसी ऐसी डाल रखी थी कि आप बस भाई 30 रुपये दोगे, 10 रुपये आप नहीं दोगे, तो अब 40 के समझ लो उस चीज़ को। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप उसको दोबारा से रीसेल करोगे तो आप उस पर मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो, जो तुम्हें मिल गया, मतलब तुम्हें 10 रुपये मिल चुका है तो उतना ही तो देगी डिस्काउंट, उससे ज़्यादा थोड़ा ना दे देगी, तो लॉस में चली जाएगी। तो बस वही है इसमें कि वो 21,000 तक ही डिस्काउंट दे सकता है। पेमेंट उसकी पेमेंट हो गई ना 11 रुपये में से 3 रुपये मैंने इसको बेटा, वो तो 7,000 शेयर ही इशूड करे हैं, उसको तो छोड़ ही दे। एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपये का है, ठीक है, उस पर कितने पैसे मिल गए, 3 रुपये नहीं मिले, तो उस पर कितने मिल गए, 7 रुपये मिल गए। 10,000 में से 7,000 शेयर को उन्होंने रीशूड कर दिया 11 रुपये में एज फुल्ली पेड अप, मतलब 1 रुपये प्रीमियम पे, लेकिन उसके बारे में पूछा ही नहीं। अब बच्चे यहीं अटक जावे, जरूरत ही नहीं है ना 7,000 सोचने की। वो कह रहे हैं कि 3,000 शेयर को जब वो रीशूड करेंगे तो उस पर मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देंगे। जितना उन्होंने लिया है। हाँ तो 7 रुपये, 3,000 शेयर के हिसाब से 7 रुपये के हिसाब से 21,000 ले लिए, तो मैक्सिमम 21,000 डिस्काउंट वो दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट बीच में उन्होंने वो 7,000 को रीशूड कर दिया ना, बच्चे वहीं घूमते रहते हैं गोल 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 गोल, है ना, आप भी घूमते रहेगा। कितना 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 अमाउंट, 9,000 है, हो गया गलत। नहीं तो लास्ट बात याद गई नहीं तो कैपिटल रिजर्व निकाला है क्या? निकाल रही थी, सब कुछ कर रही थी, नहीं आया। तभी तुम लोग टाइम ज्यादा लेते हो, क्योंकि तुम लोग एक्स्ट्रा पता नहीं क्या नहीं, आप ना क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है उस पर फोकस करो। इसलिए मैं कहती हूँ रीडिंग इज द मस्ट। जब तक आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होएगी तब तक कुछ नहीं होने का। तूने भी यही किया ना, तभी शांत बैठी ना प्राइमा। अरे अरे मैं वो एक शब्द नहीं बोला मैं। नहीं, अरे मैं दिमाग में संभल कर रही हूँ कि अगर पेपर आ गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख के ही मार्क कर दूँ। ओह अच्छा रट्टा नहीं कहते इसे।
बेटा उन्होंने पता चले यहाँ 3,000 की जगह 7,000 का ही पूछ लिया। मैंने मेरे मार्क लिया कि अगर यहाँ पे होगा तो जितना वो है उस पे कर देंगे। चलो फिर ठीक बहुत है, दूर जाएगी बंदू। चलो। एज पर कंपनी एक्ट 2013 एसपी बैलेंस कैन बी यूटिलाइज। लिया मैंने ये क्वेश्चन भी दे दिया। इसका ये है। सुन लो पहले। एज पर कंपनी एक्ट 2013 एसपी बैलेंस कैन बी यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इशूइंग बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को थोड़ा, आप तो एम्प्लॉय वाला कह रहे हो, यहाँ पे एम्प्लॉय होना चाहिए फिर। अरे मैम आगे में तो लिखा है। अच्छा, टू कन्वर्ट पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। हाँ लेकिन आंसर जो इसका दिया हुआ है दैट इज प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम ये देखो पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। खोल के बैठा हूँ प्रोवाइडिंग। हाँ वो प्रूफ के साथ आता है। नहीं नहीं, जरूरी है आना। इश्यू बढ़िया, तुमने ये चीज एकदम सही निकाली है। सेक्शन 52 और 2 ये जरूर याद कर लेना कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिस्ट्रिक्ट करता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम द यूज ऑफ एसपी इज रिस्ट्रिक्टेड एज पर सेक्शन 52(2) ऑफ द कंपनी एक्ट। इट स्पेसिफाइज द एसपी कैन बी यूज्ड किसके लिए? राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, ठीक है, जिसके लिए वो हम इशू भी करते हैं कई बार शेयर, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड डिबेंचर फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू द इधर पार्टली शेयर पेड अप इनटू फुल्ली, ये गलत है। यस, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? पार्टली पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या दिया है? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, है ना? दोनों में फर्क है, नहीं है? है। तो फॉर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी फॉर बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटी एज पर सेक्शन 68। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ए नहीं होगा। आपने अनलिस्टेड लिखा है ना, पूछा था। क्या अनलिस्टेड है ना, कैन एसपी बैलेंस कैन बी यूटिलाइज, नहीं अनलिस्टेड था, आपने कहा था अनलिस्टेड। न्यूनिका भी बैठी थी मैम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैंने अनलिस्टेड कर दिया था। हाँ, इसमें किसी एसपी बैलेंस कैन बी यूटिलाइज करना था मुझे यहाँ। हाँ आपने कहा अनलिस्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। ओके ओके ओके, ठीक है, फिर इसका आंसर ए होगा। कैसे? ये बेटा ये तो यूटिलाइज करते हैं ना। हम नहीं थे ना। अच्छा नहीं नहीं, ठीक है, वर्ड तो अनलिस्टेड लिखा हुआ है ना यहाँ, तुम आप लोग हो चाहे ना हो। अगर मैं यहाँ लिखती यूटिलाइज तो इसका आंसर होता बी, अगर मैंने लिखा अनलिस्टेड तो इसका आंसर ए। लेकिन सुनो, ये है ना, ये इसका आंसर यही होगा क्योंकि आगे जो दिया हुआ है ना, बायबैक ऑफ डिबेंचर, राइटिंग ऑफ कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर, ये भी है। तो अनलिस्टेड क्वेश्चन सही था। अब देखो इसका आंसर ना वैसे गलत दिया हुआ, बट इसका आंसर ए ही होना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर यूटिलाइज के लिए हुआ तो तीनों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, बी सी डी तीनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वर्ड तो भी पढ़ना था, इन्होंने पढ़ लिया, सही है। ये मेरे को कह रहा था ना यूटिलाइज, मैंने कहा नहीं अनलिस्टेड, मैंने इसको कहा भी था उस टाइम। चलो, तो देखा, इसीलिए मैं ना उसके आंसर्स पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मुझे इसको पढ़ के भाई मैंने वहाँ से टिक मान लो कर लिया, अब तुम्हारा तो एक नंबर गलत हो जाएगा ना। नहीं नहीं, चलिए। एट द टाइम ऑफ लास्ट आपका एमसीक्यूज है इस पेपर का। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्रेडिटर्स आर 70,000, फर्म्स कैपिटल 1,20,000। हाँ मैंने कहा था भाई ये वाला क्वेश्चन तो सोच लो, है ना? नहीं सोच पा रहे थे। ये भी नहीं सोच पा। अच्छा देखो, क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। तो पहले रियलाइजेशन में क्रेडिटर को कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड। तो मैं यहाँ क्रेडिट साइड कर देती हूँ, यहाँ डेबिट साइड। तो मैंने 70,000 यहाँ डाला और फर्म की कैपिटल 1,20,000 है, ठीक है, और क्रेडिटर है 70,000, तो टोटल एसेट कितनी हो गई मेरी? 1,90,000 की हो गई। क्या क्या वापस बैलेंस शीट में क्रेडिटर लायबिलिटी साइड आता है, हाँ। टोटल कैपिटल भी लायबिलिटी साइड आता है, और उन सब का जोड़ के टोटल लायबिलिटी बनती है, और टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, ठीक है। तो और कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है मुझे? 10,000। तो 70,000 प्लस 1,20,000, 1,90,000 माइनस 10,000, 1,80,000, ये मेरी क्या हो गई? एसेट। एक चीज बताओ, मैं बेटा स्कूल वाली टीचर की तरह, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए यहाँ बैठी थी यार। कैपिटल कैश बैलेंस हाँ तो आता ही नहीं है रियलाइजेशन में। ओ बच्चों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैं कह रही हूँ चलिए आप 11th क्लास में चले जाइए एक बार, वहाँ पे हम बैलेंस शीट क्रिएट कर रहे हैं। बैलेंस शीट क्रिएट सुन तो ले यार, सॉरी पहले सुनो उसके बाद आप बोलो। अगर उसका
आपको निदान नहीं मिला क्वेश्चन का, तो फिर देन अगेन बोलो। ठीक है। आप बैलेंस शीट बनाते हैं, आपको ये पता है बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अच्छा, इधर घूम जाते हैं, इधर टोटल लायबिलिटी, इधर टोटल एसेट्स। अब मेरी टोटल लायबिलिटी में क्या क्या होता है? मेरी आउटसाइडर लायबिलिटी होती है और कैपिटल होती है। कैपिटल नहीं होता रिलेशन में मैम। और मैं बैलेंस शीट की बात कर रही हूँ यार, 11th क्लास में पहुंचा रखा है तुम्हें। अभी तो घुमाया आपने। घुमाए इन द सेंस ये साइड लायबिलिटी होती है, ये साइड एसेट होता है। तो लायबिलिटी साइड क्या क्या होता है? आउटसाइडर लायबिलिटी और कैपिटल, यही होता है ना, लोन वोन क्रेडिटर बीपी, ये आउटस्टैंडिंग सारा मिला के। और इस तरफ होता है आपका एसेट जिसमें ओनली कैश दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे क्रेडिटर दिया हुआ है 70,000, कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000, टोटल मिला के 1,90,000, 10,000 का कैश बैलेंस। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज द सन्ड्री एसेट। तो 1,80,000 के मेरे एसेट हो गए, जिसको अदर एसेट रियलाइज क्या है फिर? सुन तो रहे, पहले भी सुनना नहीं है, अब वो भी उस पर भी आ रही हूँ। तो जब आप रियलाइजेशन में एंट्री करोगे तो सन्ड्री एसेट्स की एंट्री आप पहले डेबिट साइड करोगे और क्रेडिट साइड करोगे कैप इसकी क्रेडिटर की। ठीक है, जो एसेट्स रियलाइज हुए हैं 1,50,000 के, उसको आप क्रेडिट साइड लिखोगे 1,50,000। और क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए नहीं बोला, लेकिन आप तो पेमेंट करोगे 70,000 की करोगे। अब ये वाला हो गया 2.5 लाख, ये वाला हो गया 2,20,000, क्रेडिट वाला हो गया 2,20,000। तो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है? 30,000 का लॉस। गलती से मेरी सही हो गया, मैंने ऐसे क्या है? 1,50 में से 21 कर दिया। क्या आंसर? मेरा भी सही आ रहा है, क्योंकि 70 से 70 अलग हो लॉजिक जाएगा। है। मैंने लॉजिक आप कैसा, मैंने आपको बेसिक लॉजिक बता दिया है। रियलाइजेशन के हिसाब से ही करा था मैंने रियलाइजेशन। अब बताओ ये मुझे। capital वगैरह इसीलिए कहती हूँ 11 12 जब पढ़ते हैं ना बेटा, उसकी सारी चीजें पढ़नी चाहिए। तो ये बी है इसका आंसर? अगर हम इसके इसका आंसर डी है। अकाउंट में बनाए ना तो भी हमारा 40 गेन ही आ रहा है। 40 नहीं आ रहा, 30,000। 30,000 का लॉस। हाँ मतलब 40,000 का लॉस करते हैं। फिर से बताना मैम, आ गया फिर से। फिर से बताऊँ? हाँ बैलेंस शीट 30,000 का लॉस है बेटा, गेन नहीं है। सारे टिक मार। तुम्हें वो बात समझ आई ना? ला कॉपी दे, कॉपी पे अरे लिखो। मैं खुद बना रहा हूँ, मैं अभी खुद बना रहा हूँ अभी। आप देखिए, मैंने कहा सब जगह होता है। ये आपकी 11th की बैलेंस शीट है, ये आपकी बैलेंस शीट हो गई, और ये मैं रियलाइजेशन बना रही हूँ। ठीक है, बैलेंस शीट में इधर सारी लायबिलिटी होती है, इधर सारी आपकी एसेट्स होती है। इसने हमें लायबिलिटी के नाम पे एक तो क्रेडिटर दे रखा है 70,000, एक कैपिटल दे रखा है 1,20,000, और कैश बैलेंस का दिया हुआ है 10,000। और हमें भी पता है कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो 1,90,000 और 1,90,000, इसका मतलब आपके जो सन्ड्री एसेट्स होंगे वो हो जाएगा 1,80,000 का। ठीक है, अब रियलाइजेशन में क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपनी सबसे पहले एसेट्स को हम यहाँ पे लिखते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। तो 2 एसेट्स कितनी हो गई? 1,80,000, और क्रेडिटर को हम इधर लिख देंगे बाय करके 70,000। अब ये एसेट्स रियलाइज हो गए बैंक के थ्रू 1,50,000 के, लेकिन क्रेडिटर पेमेंट बोला हो चाहे ना बोला हो, लेकिन हम तो पेमेंट करेंगे। तो 2 बैंक करके हम क्रेडिटर की पेमेंट कर देंगे 70,000। अब ये देखिए हो गया 2.5 लाख, और इस तरफ हो रहा है 2,20,000, लेकिन हमें तो उसको बैलेंस करना है। 1,50,000 लाख दिया हुआ है, तो लॉस आया हमें। यहाँ आता है ना यार, हाँ तो वो रियलाइजेशन लिखा तो 1,50,000 बैंक के थ्रू, ये बैंक के थ्रू लिखा है, फिर लॉस आ गया हमारे 30,000 का। ठीक है, तो इसमें हम तुक्का क्यों मारेंगे? जब आपको प्रॉपर चीज़ पता है तो आप प्रॉपर करें, इसलिए मैंने 2,50,000 है। हाँ और तीसरी चीज क्या थी? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, समझ में आया? चल, तो ये आपके एमसीक्यूज थे। तो एमसीक्यूज इस बार मैंने कोई देखो मुश्किल नहीं था, बट आपको उसको रीड करना आना चाहिए। आप लोग जो रीड नहीं करते ना, दिक्कत वहाँ होती है ना। तो प्रॉपर तरीके से रीड करके उसको समझिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आपका देखो बहुत आसान हो जाता है। कितना टाइम लगा हमें इसको करने में? देखो कितनी टाइम की वीडियो बनी है, 40 मिनट, मेरे 29 मिनट। बेटा अब बंद कर दे इसको। 15 मिनट में ही बहन हो गई थी। 29 मिनट, हाँ, जिसमें से 15 मिनट। तो बेसिकली